आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, इन्होंने पूछा है कि 13C एनएमआर स्पेक्ट्रम में फिनैंथ्रीन और एंथ्रासीन के जो सिग्नल्स आएंगे वो इनमें से कौन से हैं। तो सबसे पहले हम फिनैंथ्रीन और एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। इसके लिए हमें फिनैंथ्रीन और एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर्स का पता होना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमें इनमें से ये देखते ही हमें पता पड़ जा रहा है एक्सक्यूज़ मी, कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें सिमेट्री है, सममितता है। ये देखिए यहाँ एक एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ दो एक्सिस ड्रॉ किए हुए हैं। तो इस एक्सिस में फिनैंथ्रीन में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे के बराबर हैं। आप देख सकते हैं जितने सारे एटम्स हैं दोनों हिस्से में, इधर और इधर की तरफ, वो एक समान स्टीरियोकेमिकली एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 1 और 1 सेम टू सेम है, 2 और 2 सेम टू सेम है। इसी तरह से नंबरिंग हम करते गए और हमने देखा टोटल 1 से लेके 7 तक अलग अलग डिफरेंट कार्बन्स हैं। हमें मालूम है कि 13C एनएमआर में जो कि डीकपल्ड है, डीकपल्ड का अर्थ है ये कि इसमें इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन के भी एनएमआर एक्टिव है, लेकिन उसके साथ डीकपलिंग करी गई है। तो 13C 1H के साथ युग्मन या कपलिंग नहीं करेगा और संकेत आएंगे अगर 13C एनएमआर में तो केवल विभिन्न प्रकार के 13C के संख्या के कारण आएंगे। जितने अलग अलग प्रकार के 13C एटम्स इसके अंदर होंगे या जितने अलग अलग प्रकार के कार्बन एटम्स इन संरचनाओं में होंगे, उतने ही संख्या में संकेत आएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि जो 1H एनएमआर में या 31P जो एनएमआर है, उनमें हाइड्रोजन कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं उतनी ही संख्या में संकेत प्राप्त होते हैं। उसी तरह से फॉस्फोरस के एनएमआर में जितने अलग अलग प्रकार के फॉस्फोरस हैं उतने ही संख्या में फॉस्फोरस के संकेत, एनएमआर के संकेत 31P एनएमआर में मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बिना ज़्यादा डीप नॉलेज 31C एनएमआर के बारे में ज़्यादा न जानते हुए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में हैं वो अभी से नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखते हैं हम एंथ्रासीन को। एंथ्रासीन जो है, इस तरह से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से भी इसको दो एक्सेस से डिवाइड कर सकते हैं। और आप देख सक रहे हैं कि ये वाला जो ये कार्बन है जिसको हमने नंबर 4 दिया है, ये इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से में केवल ये दोनों हैं जो अलग प्रकार के हैं, बाकी और ये दोनों आपस में एक जैसे हैं और ये दोनों बाकी एटम्स की तुलना में अलग हैं। और अगर हम देखें तो 1 1 1 1 मार्क कर रखा है, तो ये चारों जो 1 से मार्क किए हुए हैं एक प्रकार के हैं। इसी तरह से 2 से मार्क किए हुए भी 4 कार्बन एटम्स हैं, 3 से मार्क किए हुए भी 4 एटम्स हैं। और ये जो 4 से मार्क किए हुए हैं ये दोनों 4 नहीं है बल्कि ये 2 ही एटम होंगे एक प्रकार के। तो टोटल अलग अलग प्रकार के कितने कार्बन एटम्स हुए एंथ्रासीन में? 4 प्रकार के हुए, इसमें 7 अलग अलग प्रकार के हुए। तो जो संख्या इन्होंने पूछी है, नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट अपीयर इन द ब्रॉडबैंड डीकपल्ड, यानी हाइड्रोजन की कपलिंग नहीं हो रही है, केवल 13C यानी कार्बन एटम के प्रकार के ऊपर डिपेंड करेगी संकेतों की संख्या। तो एक में 7 और एक में 4। तो ये जो आंसर है ऑप्शन सी जिसमें 7 और 4 दिया हुआ है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं ये आंसर, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था और इसको जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है वो भी आसानी से सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। इन्होंने पूछा है कि एक 400 mH 1H NMR स्पेक्ट्रम है जिसमें आप देख सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ने एक डबलेट प्रदर्शित किया है और द 2 लाइंस ऑफ द डबलेट, और डबलेट के जो दोनों लाइंस हैं वो डेल्टा 2.35 और डेल्टा 2.38
ppm पर आ रहे हैं। हमें मालूम है कि जो इन्होंने पूछा है कपलिंग कांस्टेंट, हमें मालूम है कपलिंग कांस्टेंट है किसी एक ही संकेत, ये टोटल एक संकेत है। डबलेट इसलिए है कि दो भागों में विभाजित है, दो भागों में स्प्लिट हो रखा है ये, और किसी भी मल्टीप्लेट के संकेतों के निकटवर्ती संकेतों के बीच की दूरी को हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं और जिसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने इस जे का मान पूछा है, तो सबसे पहले जो काम हम करेंगे वो है इन 2.38 और 2.35 जिस पर दोनों डबलेट के दोनों संकेत आ रहे हैं, उसको दोनों को माइनस किया, ये वैल्यू निकाला। और बहुत सिंपल है, जो 400 मेगाहर्ट्ज़ पे ये स्पेक्ट्रम चल रहा है, तो 400 से इसको मल्टीप्लाई किया और 12 का वैल्यू आया। दिस वॉज क्वाइट इजी और इसका आंसर है 12, ऑप्शन है डी। सो लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट एग्जिबिट्स अ ट्रिपलेट एज वेल एज अ डबलेट इन 31p NMR स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने चार स्पेक्ट्रम हमको दिए हुए हैं, चार स्ट्रक्चर्स हमको दिए हुए हैं, चार कॉम्प्लेक्सेस हमको दिए हुए हैं और इन्होंने पूछा है कि 31p NMR स्पेक्ट्रम। अभी अभी हमने बात की थी कि 31p हो, 13c हो या 1h हो, संकेतों की संख्या उतनी ही होगी जितने अलग अलग प्रकार के एटम्स, संबंधित एटम्स होंगे। यानी 1h में अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन, 13c में अलग अलग प्रकार के कार्बन और 31p में अलग अलग प्रकार के फॉस्फोरस की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा कितने संकेत आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हमको दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4, इनके स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ कर लें। यदि हमें याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। देखिए, जो फेसाइल है, इसके एक फेस में ये तीनों PPH3 जो है वो लगा हुआ होगा, अटैच्ड होगा इरिडियम के साथ, और हम देख सकते हैं कि ये तीनों का जो रिलेशन है, स्टीरियोकेमिकल रिलेशन है बाकी 3 Cl के साथ और आपस में वो एकदम एक समान है। तो ये तीनों जो फॉस्फोरस है वो एकदम इक्विवेलेंट है, इसलिए ये सिंगलेट देंगे। सिंगलेट कितने कितने फॉस्फोरस देंगे? 3 फॉस्फोरस मिलकर एक सिंगलेट एकक सिग्नल देंगे। उसी तरह से जब हमने ट्रांस जो कॉम्प्लेक्स लिखा है इसका, जिसमें ClCO और PPH3 ट्वाइस है, तो उसको जब हमने ड्रॉ किया तो हमने देखा कि ये दोनों जो PPH3 हैं वो एकदम इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनका रिश्ता इन दोनों जो लिगेंड्स बाकी दोनों जुड़े हुए हैं और इनका आपस में जो स्टीरियोकेमिकल रिलेशन है वो एकदम एक जैसा है, इसलिए ये और ये एकदम एक जैसे हैं। तो ये दोनों मिलकर एक सिंगलेट देंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही प्रकार के हैं। इसमें फॉस्फोरस, तो कितने फॉस्फोरस मिलकर एक सिंगलेट दे रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं? 2 फॉस्फोरस मिलकर एक संकेत सिंगलेट प्रदान कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि एक ट्रिपलेट और एक डबलेट आना चाहिए। तो हमने अभी तक जो दोनों एग्जाम्पल्स किए हैं उन दोनों में सिंगलेट आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये है एक मेरिडियनल जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमें मालूम है एक ट्रांस में लिगेंड्स होते हैं और एक दूसरे फेस में लिगेंड होता है, और ये जो इन तीनों का जो प्लेन बनता है वो बाकी तीनों के लिगेंड्स के प्लेन को काटता है या बाइसेक्ट करता है। इस मेरिडियनल कॉम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, कि ये जो दोनों PPH3 हैं ये दोनों एक समान हैं और ये इनसे अलग है। ये दोनों 180 डिग्री ऑपोजिट एक दूसरे के हैं, जबकि ये इनके साथ 180 डिग्री ऑपोजिट में नहीं है। इन दोनों का रिलेशन बाकी लिगेंड्स के साथ एक समान है, जबकि इस PPH3 का, जिसको हमने B से मार्क किया है, देखो दोनों अलग अलग हैं, इनको A से मार्क किया है जबकि इसको B से मार्क किया है, ये दिखाने के लिए कि ये एक दूसरे से अलग हैं। तो इसके द्वारा जो सिग्नल दिया जाएगा और इनके द्वारा जो सिग्नल दिया जाएगा वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, यानी ये कॉम्प्लेक्स हमको 2 सिग्नल्स देगा। तो 2 सिग्नल्स देगा और हम इसको ये सिग्नल्स, ये जो PPH3 है ये इसके और इससे युग्मित होगा, क्योंकि फॉस्फोरस में
आई का मान हाफ है, इसलिए n+1 का रूल लगाते हुए हम इसमें नेबर n जो नेबर है इसके एक और दो, तो इसके लिए n की संख्या होगी 2, तो 2+1 n+1 यानी 2+1 अगर करें बराबर आएगा 3। तो उसका मतलब ये जो फॉस्फोरस है इसके लिए n का मान है 3 और n+1 का मान होगा n का मान है 2 और n+1 का मान होगा 3। तो ये यानी ट्रिपलेट देगा। तो ट्रिपलेट कितने कितने फॉस्फोरस दे रहे हैं? एक फॉस्फोरस ट्रिपलेट दे रहा है। ठीक उसी तरह से ये दोनों सेम हैं। इनके लिए नेबर या निकटवर्ती फॉस्फोरस की संख्या n=1 है और n+1 अगर करें तो 1+1 दैट इज़ 2 यानी डबलेट मिलेगा। किसके लिए? इन दोनों फॉस्फोरस के द्वारा डबलेट दिया जाएगा। कितने फॉस्फोरस एटम्स मिलकर दे रहे हैं? 2 फॉस्फोरस एटम्स दे रहे हैं, तो 2p देंगे, डबलेट देंगे 2p। इसको जो हमने n+1 लिखा था इसको आप 2ni+1 फार्मूले के द्वारा भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 2 × n की संख्या अगर हम इसके लिए लें तो 2 और i का वैल्यू होगा हाफ, ये +1, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2, बाहर है +1 दैट मेक्स 3। तो हम देख सकते हैं कि इसके लिए ट्रिपलेट की वैल्यू आई है और कितना एटम कितने संख्या में फॉस्फोरस एटम दे रहे हैं इस ट्रिपलेट को? ओनली 1 फॉस्फोरस इज गिविंग अ ट्रिपलेट। तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं क्योंकि आई की वैल्यू हाफ है। बेहतर ये होगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें जो कि सबके लिए हर स्पेक्ट्रम NMR स्पेक्ट्रम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ करते हुए भी आप देख सकते हैं ए जो देगा आपको डबलेट देगा और 2 फॉस्फोरस एटम मिला के दे रहे हैं, और ये जो बी है वो ट्रिपलेट देगा जो कि 1 फॉस्फोरस एटम दे रहा है। यहाँ हम ये आंसर है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। हम इसको भी देख लेते हैं, इसमें इस वाले कॉम्प्लेक्स को भी देख लेते हैं। इसमें चारों के चारों जो फॉस्फोरस हैं आप देख ही सकते हैं वो एक समान है, तो ये सिंगलेट देंगे और कितने फॉस्फोरस मिलकर सिंगलेट को देंगे? 1 2 3 और 4 फॉस्फोरस मिलकर एक सिंगलेट देंगे। हालांकि हमें इसको यहाँ तक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ये नंबर 1 ऑप्शन था और इसको ड्रॉ करते ही हमें आंसर मिल जाता। बाकियों का हमने इसलिए एनालिसिस किया या उसको डिस्कस इसलिए किया क्योंकि हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है। इन्होंने हमको 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, और इन्होंने पूछा है कि ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं 2 सिंगलेट्स, ये भी 2 सिंगलेट दिखा रहा है और ये भी 2 सिंगलेट दिखा रहा है। द एक्सपेक्टेड केमिकल शिफ्ट्स आर एट डेल्टा। तो इनसे जो हम उम्मीद करते हैं दोनों कंपाउंड से ए और बी से, जो कि दोनों ही 2-2 सिंगलेट दे रहे हैं, 2-2 एकक दे रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग होगी? तो देखिए जो कंपाउंड्स हैं उनको देखते ही जो सबसे पहली चीज़ हमको नज़र में आनी चाहिए कि इसमें ये एक्सक्यूज़ मी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है। दोनों में अंतर ये है कि ये सी जो है सिंगल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड और फिर इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। इन दोनों को अगर हम यहाँ पर लिखें तो बात अच्छी तरह से और समझ में आ सकती है। जो ए कंपाउंड है उसमें आप देख सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो इसके साथ संयुग्मित नहीं है। जो बी कंपाउंड है जो यहाँ लिखा हुआ है वो सी डबल बॉन्ड ओ इस बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मित है। आपको मालूम है कि जैसे ही संयुग्मन होता है वैसे ही रेजोनेंस होता है। आप यहाँ देखें तो यहाँ जो डबल बॉन्ड ओ की जगह जो ये सिंगल बॉन्ड ओ लिखा हुआ है, यानी सिंगल बॉन्ड ओ से ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ बॉन्डेड है।
इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है रेजोनेंस के द्वारा इधर भी और इधर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप्स हैं। आप देखिए दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O है। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O के साथ बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी ये और ये संयुग्मित हैं डबल बॉन्ड के साथ और ये लोन पेयर के साथ संयुग्मित है। इसमें जो कंपाउंड नंबर A है उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप देख सकते हैं वो रेजोनेंस के द्वारा रिंग में पहुंच रहे हैं। रिंग में माइनस चार्ज आएगा इसके ऑर्थो और इसके पैरा पर, इसी तरह से इसके ऑर्थो और पैरा पर। कुल मिला के रिंग में पूरे वलय में जो बेंजीन रिंग है उसमें माइनस चार्ज होगा। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ माइनस चार्ज होगा। नीचे वाला एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर B है उसको देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इलेक्ट्रॉन्स को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। उसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, कहाँ से? बेंजीन रिंग से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज बेंजीन रिंग में है जो कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होगा इस फंक्शनल ग्रुप के लिए, या आप कह सकते हैं इस सी डबल बॉन्ड O के लिए, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज, आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये जो सी डबल बॉन्ड O है वो अपने ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज लाएगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इस पूरे बेंजीन रिंग में प्लस चार्ज फैला हुआ होगा। उसका एक एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ दिखाया हुआ है। अब बात समझने वाली ये है कि यहाँ इस वाले केस में जो कंपाउंड नंबर स्ट्रक्चर नंबर 1 है या कंपाउंड नंबर 1 है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में फैला हुआ है, रिंग पर माइनस चार्ज है और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो रिंग के हाइड्रोजन होंगे वो शील्डेड या परिरक्षित हो जाएंगे। जैसे ही परिरक्षित हो जाएंगे तो जो डेल का मान होता है वो घट जाता है। और आप यहाँ देखिए, इस जगह पे आप देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट हो गए हैं, बाहर की ओर चले गए हैं। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, यानी रिंग जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है और रिंग के जो हाइड्रोजन हैं वो डी शील्डेड हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर के नीचे लिखा हुआ है। तो एक चीज़ आप और देखिए कि इन दोनों के अगर NMR जो संकेतों की पोजीशन यानी केमिकल शिफ्ट देखी जाए तो यहाँ पर हमें दो चॉइसेस दिए हुए हैं, 6.9 और 7.7, 7.7 6.9, 6.9 7.7, 7.7 6.9। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ डी शील्डेड हो जाते हैं, डी शील्डेड के साथ साथ डेल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो एरोमेटिक रिंग जो है उसका 7 से लेकर 8 के बीच में यूजुअली डेल की वैल्यू आती है। तो ये जो 6.9 और 7.7 है ये एरोमेटिक रिंग के लिए है। अब हमने समझ लिया है कि ये डी शील्डेड है, डेल का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो 6.9 और 7.7 में से इसके डेल की वैल्यू, एरोमेटिक रिंग के डेल की वैल्यू यहाँ पर 7.7 आएगी। तो बी के लिए जहाँ 7.7 है उस ऑप्शन को हम ढूंढते हैं। तो बी के लिए यहाँ ए के लिए 7.7 है, क्रॉस किया, ए के लिए 7.7 है, हमने क्रॉस किया। इन दोनों ऑप्शन में से हमें आंसर चुनना होगा। तो इन दोनों को हमने नेगेट किया, बाकी इनसे हमें आंसर ढूंढे। अब आप देखिए कि यहाँ इन दोनों जो हमें कंपाउंड दिए हुए हैं, यहाँ जो एमी है वो सी डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ जो एमी है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो सी डबल बॉन्ड O है वह इस CH3 के एमी ग्रुप के प्रोटॉन को उतना डी शील्ड नहीं कर पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित तो करेगा लेकिन यहाँ कार्बन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन में इस कार्बन बॉन्ड से खींचेगा, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होगा जिसकी वजह से ये डी शील्डेड होगा।
लेकिन यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसका -I प्रभाव इस एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट से ज़्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को मिथाइल ग्रुप से अधिक अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो उसका मतलब ये ज़्यादा डीशील्डेड होगा। ज़्यादा डीशील्डेड यानी डेल का वैल्यू हाई। यहाँ कम डीशील्डेड होगा तो डेल की वैल्यू कम। अब हमें इन दोनों में से ढूंढना है कि किस में बी, क्योंकि ये बी था, बी के डेल का मान हाई है। तो यहाँ देखिए बी का डेल का मान 3.9 दिया हुआ है और इसके नीचे वाले में 2.1 दिया हुआ है। तो डेल का वैल्यू बी के लिए, मिथाइल ग्रुप के लिए ज़्यादा होना चाहिए। ये आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लॉजिकली डिड्यूस करके अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी है ये, 2019 जून में आया हुआ क्वेश्चन है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें से इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमको कंपाउंड दिया हुआ है, देखते ही हमें पता पड़ता है कि ये सममित है, सिमेट्रिक है। यहाँ से आप बीच में से C2 एक्सिस इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। 180 डिग्री इसको अगर आप घुमाते हैं इस एक्सिस के आसपास, तो आप देख सकते हैं जो ये CH3 ग्रुप है, ये अगर बीच में से निकालें तो हम देख सकते हैं कि ये जो CH3 ग्रुप है वो 180 घूमकर 180 के बाद इस पोजीशन पर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे 1H NMR संकेतों की संख्या निकालेंगे। 1H NMR संकेतों की संख्या निकालने के लिए हमें अलग अलग हाइड्रोजन ढूंढने होंगे। जितने अलग प्रकार के हाइड्रोजन होंगे, संकेतों की संख्या उतनी ही होगी। तो अब हम मार्क करते हैं। देखिए हमने यहाँ से मार्क करना शुरू किया है। ये वाला यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, उसको हमने ड्रॉ किया है। इन दोनों पर एक एक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर CH2 है तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है। उन सभी आप जब एग्जामिनेशन में करेंगे तभी भी आप हाइड्रोजन्स को ड्रॉ करते हुए जाएंगे, ताकि जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर CH3 है। तो इन सभी को आप यहाँ पर लिखेंगे अगर एग्जामिनेशन में, तब जाके आपका आंसर जो है करेक्ट और फास्ट होगा। तो ये एक जैसे हैं, जो बी वाले हैं, ये और ये प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, ये और ये प्रोटॉन एक जैसा है, जैसा कि आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड दोनों तरफ सिमेट्रिकली लगा हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि A, B, C और ये D दोनों हाइड्रोजन एक प्रकार से हैं, तो 4 NMR सिग्नल्स इसमें होंगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 4 NMR सिग्नल्स, एंड दैट वाज क्वाइट इजी। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है। ये भी जून 19 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारे पास 4 कंपाउंड्स का ऑप्शन दे रखा है और पूछा है इनमें से कौन सा कंपाउंड इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से मैच करता है। जैसे ही हमें ये पैरा 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 और मेटा, इस तरह के पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड अगर हमें ऑप्शन में दिए हुए हों, तो सबसे पहले ढूंढना चाहिए कि डबलेट ऑफ डबलेट है कि नहीं। यानी एरोमेटिक प्रोटॉन्स जो होंगे ये अलग इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड हैं, पैरा सब्स्टिट्यूटेड हैं, तो डबलेट ऑफ डबलेट देते हैं। और 2 डबलेट्स हमको नज़र आएंगे, और पहचान कैसे करेंगे वो एरोमेटिक के हैं। एक तो वो 7 से 8 वाले रेंज में, या 6.9 से 6.5 से 8 के आसपास, या 8.5 के आसपास इसका जो डेल वैल्यू है वो आता है। लेकिन इसके अलावा भी जो सबसे बड़ी पहचान की चीज़ होती है वो है कि जे का वैल्यू सेम होना। जे के वैल्यू 2 डबलेट्स के लिए सेम होना, जो कि हमें दिखाता है, इंडिकेट करता है कि डबलेट ऑफ डबलेट है, और जो कंपाउंड है वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड या पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आइए हम देखते हैं अपने जो हमें डाटा इन्होंने दिया हुआ है उसमें डबलेट ऑफ डबलेट है कि नहीं। अगर डबलेट ऑफ डबलेट है, 2 डबलेट्स हैं जिनके जे का मान सेम है, तो ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है IR 1685 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कीटो ग्रुप के लिए है, लेकिन आप देखें कि सभी में C डबल बॉन्ड O है, तो ये हमारे किसी खास काम का नहीं है। इसको छोड़ा हमने, आगे चलते हैं। यहाँ 1H NMR के डेटा दिया हुआ है। डेल का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, देखिए
डबलेट दिया हुआ है, जे का वैल्यू है 8 हर्ट्ज़ और डेल का वैल्यू है 7.6, और इन्होंने साथ में दिया हुआ है आप देख सकते हैं दूसरा जो है वो भी जे का वैल्यू है 8, जैसा कि यहाँ पर जे का वैल्यू है, ये भी इन्होंने डबलेट दिया हुआ है। तो डबलेट ऑफ डबलेट हैं, 2 डबलेट्स इसके अंदर इन्होंने दिए हुए हैं, और एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है, डेल का वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। तो डबलेट ऑफ डबलेट है, मैं आपको डेल का वैल्यू बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड से। डेल की वैल्यू है 7.84 एंड 7.60। तो जो यहाँ पर प्रिंटिंग में इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, दैट इज़ 7.8 यहाँ पर आना चाहिए था। आप इसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं या किसी तरह से इसको लिख रहे हैं, तो दिस इज़ 7.8 जो यहाँ पर मिसिंग हुआ है। तो एक तो 7.8 डेल है, 7.6 डेल है। दूसरी बात यह है कि इनके दोनों का जे जो है सेम है। एक और बात यह है, ये 2 हाइड्रोजन है और ये भी 2 हाइड्रोजन है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं पैरा सब्स्टिट्यूशन के बारे में। 2 डबलेट एरोमेटिक यानी 7.8, 7.60 एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों के जो मेन है, दोनों के जे का वैल्यू सेम है। तीसरी बात, ये 2H और 2H, पैरा सब्स्टिट्यूशन के बाद 4 हाइड्रोजन रहते हैं और 2-2 हाइड्रोजन का एक एक पीक इन्होंने दे रखा है। तो उसका मतलब जैसे हम देख रहे हैं, जो ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, इसको किया हमने क्रॉस। अब हम बाकी का देख रहे हैं, बाकी ये इनमें से कौन सा वैल्यू हो सकता है। देखिए, ये सारे हेलो सब्स्टिट्यूटेड हैं, और आमतौर पे जो CH2 का जो डेल का वैल्यू होता है वो 1.2 होता है। लेकिन CH2 अगर Br के साथ जुड़ा हुआ हो और CH2 अगर Cl के साथ जुड़ा हुआ तो क्या होगा। देखिए, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है। तो अगर डी शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करता है और आकर्षण करने की, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता इसकी ज़्यादा है। डी शील्डिंग इसमें ज़्यादा होगी Cl में, Cl के द्वारा CH2 प्रोटॉन में डी शील्डिंग ज़्यादा होगी। डी शील्डिंग ज़्यादा है और तो डेल का वैल्यू होगा ज़्यादा। इसमें डी शील्डिंग कम होगी, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता इसकी कम है, तो इसके तुलना में यहाँ पर जो डेल की वैल्यू है वो कम होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2 डेल की वैल्यू दी हुई है, एक 3.65 दिया हुआ है और हमें 3.18 दिया हुआ है, और एक हमें दिया है 2.25। 3.65 जो है वो 2H 2 हाइड्रोजन के लिए है, और 3.18 भी 2 हाइड्रोजन के लिए है, और 2.25 भी 2 हाइड्रोजन्स के लिए है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो 3.65 है वो इसलिए है कि CH2Cl उसके साथ है। ये CH2Br भी इसके लिए नहीं होगा, और ये जो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट इसकी वजह से जो यहाँ पर डीशील्डिंग होगी वो इनकी तुलना में यहाँ पर कम होगी। तो ये जो वैल्यू है 3.65 इसके CH2 को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि 3.65 की वैल्यू यहाँ आना मुश्किल है, ना तो यहाँ आ सकता है ना तो यहाँ आ सकता है। तो इसको भी क्रॉस किया, ये भी 3.65 तक नहीं पहुँच सकेगा, 3.3 के आसपास होगा, तो ये भी नहीं इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही है। इसका पूरा विश्लेषण देखिए, इन्होंने एक और चीज़ दी हुई है, यहाँ तक तो हम आंसर तक पहुँच गए, लेकिन अगर आप इसको पूरा डिस्कस करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन EY मास स्पेक्ट्रम है, E1 मास स्पेक्ट्रम जो है, उसमें आप देख सकते हैं 200 और 198 पर 1:1 के 2 बराबर, लगभग बराबर हाइट के, एक 200 पे और एक 198 पे EI का पीक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो ये दिखाता है कि ब्रोमीन इसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर है। ब्रोमीन हालांकि
इन सभी के अंदर है, लेकिन हमको मास ढूंढना पड़ेगा कि फ्रैक्शन इसके अनुसार हो रहा है कि नहीं। और दूसरा है 185 और 183 पे 1:1 के दो पीक्स आ रहे हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि ब्रोमीन कंपाउंड के अंदर है। हालांकि वही बात, ब्रोमीन सभी के अंदर है, लेकिन 185 और 183 पर पीक्स आ रहे हैं, तो उसको भी हमें जस्टिफाई करना है। अगर एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने डेटा यहाँ तक करके लॉजिकली आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच गए हैं। लेकिन क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो आइए उसको हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं। तो देखिए, जो 35 CL है, उसका जो एबंडेंस है 100 है, और 37 का 32 है, तो ये 1:1 का रेशियो का पीक नहीं देगा। और 79 BR और 81 BR जो है उसका 100 और 98 लगभग एक जैसा का एबंडेंस है, तो ये 1:1 का पीक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसकी बात अभी यहाँ पर इन्होंने पीक की बात की है, उसमें ये पीक देगा। तो ये हमारा कंपाउंड है, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 3.65 यहाँ पर है। यहाँ जो एरोमेटिक रिंग के जो दो पीक्स हैं 7.84 और 7.65 डेल्टा पे हैं, और डबलेट ऑफ डबलेट्स इसलिए हैं क्योंकि पैरा सब्स्टिट्यूशन है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इसका एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से CH2 का जो डेल वैल्यू है, उस CH2 का डी शील्डिंग होगा, और इसका जो डेल वैल्यू है वो हाई होगी, जबकि आमतौर पे CH2 की वैल्यू जो होती है डेल की वो 1.2 आती है। ये जो CH2 है ये 2.25 डेल पे दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि इधर भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह एक्सक्यूज मी है, और इस साइड में भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो इसलिए इसकी भी डीशील्डिंग हुई है। और यहाँ पर 1.2 डेल की जगह जो इसका नेचुरल जहाँ पीक आता है उस पोजीशन के बजाय यहाँ पर 2.25 डेल पर पीक आ रही है। तो ये हमारा आंसर था। लेकिन जो यहाँ पर मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट होता है या बीटा क्लीवेज आप हो सकता है, देख सकते हैं कि गामा अगर हाइड्रोजन है तो ये इस वाले कंपाउंड को इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहाँ कि आप देख सकते हैं ये अल्फ़ा ये रहा, ये बीटा ये रहा, ये गामा ये रहा। तो गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र यहाँ पर OH पर हुआ। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन ये है पूरा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और ये हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है टूटा, और यहाँ इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना, इन दोनों कार्बन के बीच में। ये एक फ्रैगमेंट है और ये एक फ्रैगमेंट है। मास इनका निकालेंगे तो एक 198 और 200 का इनका मास आएगा, और ये दोनों का जो रेशियो होगा 1:1 आएगा। इसी तरह से हम जब दूसरी तरह से भी मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट किया जा सकता है, और बेंजीन रिंग के साथ भी हो सकता है। हाइड्रोजन का इस तरह से ट्रांसफ़र हुआ, आप देख सकते हैं ये रहा, 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर लग गए हैं, और इसके साथ ही इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, जिससे यहाँ पर C डबल बॉन्ड C आप कह सकते हैं, ये वाली जगह पे डबल बॉन्ड तैयार हुआ, और ये फ्रैगमेंट अलग और ये फ्रैगमेंट अलग। इन दोनों का अगर मास निकालें 185 और 183 आएगा, और इन दोनों का जो है 1:1 इसमें जो है 198 और 200 मास आ रहा है, और इसका जो आएगा 183 और 185 आएगा। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, क्योंकि इसमें एक बार ब्रोमो को लिया है हमने 79, और दूसरी बार ब्रोमो को लिया है हमने 81। तो अगर हम इसका मास निकालें तो एक बार आएगा 198 और एक बार आएगा 200। उसी तरह से जब इसका मास निकालेंगे तो एक बार आएगा 185 और एक बार आएगा 183। तो दोनों ब्रोमो के आइसोटोप्स लेकर जो इस फ्रैगमेंट का मास आएगा वो 1:1 इस तरह से पीक देगा। तो ये हुआ जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर। ये इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना था, लेकिन था ये इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। इसमें इन्होंने पूछा है कि स्टाइरीन ये रहा, इसका HBr के साथ इन्होंने रिएक्शन करवाया और 2 आइसोमर मिले A और B। स्टाइरीन पे क्योंकि डबल बॉन्ड है ही और HBr का एडिशन है, तो हमें मालूम है मेजर प्रोडक्ट एक बनेगा और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और उस तरह से इन्होंने ये बोला है कि NMR स्पेक्ट्रम इस उत्पाद के मिश्रण का
उत्पाद के मिश्रण का अगर हम निकालते हैं, एक बार हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ जो मेजर होगा, एक बार यहाँ जुड़ा हुआ जो माइनर होगा हाइड्रोजन जुड़ने पे, और उनके जो पीक्स आएंगे 5.17, 3.53, 3.17 और 3.15 और 2.00 ppm, इन 4 जगह पे जो पीक्स आएंगे इन दोनों कंपाउंड्स के द्वारा दिए जाने वाले, एक ही में ये चारों नहीं हैं, अलग अलग में हैं, इस बात को आप समझ लें। और इन पीक्स की संख्या मिश्रण के द्वारा जो एनएमआर दी जाएगी, इन पीक्स की संख्या जो इन पीक्स का जो पोजीशन होगा और उसकी जो रेशियो होगी, पोजीशन तो ये रहा, जो रेशियो है वो इस तरह से 2:1:1:6। उसका मतलब ये है कि अगर इस पीक को 2 हाइड्रोजन ने दिया तो इस पीक को 1 हाइड्रोजन देगा, इसको 1 हाइड्रोजन देगा और इसको 6 हाइड्रोजन देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 4 रेशियो दिए हुए हैं कि इस तरह का हमें मिश्रण का हमें ये एनएमआर डेटा मिला है और पीक हाइट्स हमें मिली है 2:1:1:6 इस डेल्टा वैल्यू के लिए। अब इन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में से कौन सा रेशियो ए और बी का होगा ताकि इन डेल्टा वैल्यूज़ पे ये रेशियो इन पीक्स के हाइड्रोजन की या पीक हाइट की आए। तो सबसे पहले तो हमें कंपाउंड को लिख लेना है। HBr का एडिशन किया है हमने। यहाँ पर ये देखिए मेजर प्रोडक्ट होगा जहाँ हाइड्रोजन उसी कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पहले से उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पहले से उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये हमें मालूम है। अब हम देखते हैं कि 4 वैल्यूज हमको दिए हुए हैं 5.17, 2.00, 3.15 और 3.53। सबसे पहला काम जो हमें इस क्वेश्चन में करना है वो कि ये डेल वैल्यूज़ को असाइन करना है, बताना है कि कौन से, या निश्चित करना है कि कौन से हाइड्रोजन कौन सा डेल वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं। अब देखिए 5.17 वहाँ पर उस हाइड्रोजन के द्वारा दिया जा रहा है जिस पे Br तो जुड़ा हुआ है ही है। इसमें भी 3.53। देखिए 2 हाई वैल्यूज़ हैं, एक ये हाई है, ये हाई है, और ये दोनों लोअर वैल्यूज़ हैं। 3.15 और 2.00 लोअर वैल्यूज़ हैं। हायर वैल्यूज़ तो उस कार्बन के होंगे जिस पे Br जुड़ा हुआ है। यहाँ एरोमेटिक रिंग के प्रोटॉन की बात नहीं की गई है क्योंकि वो 7 से के आसपास होगी, जब 7 डेल के आसपास यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर दी हुई नहीं है। तो 5.17 उस कार्बन उस हाइड्रोजन का होगा जिसमें Br जुड़ा हुआ है। 3.53 भी उस हाइड्रोजन का होगा जिस पे Br जुड़ा हुआ है, और ये दोनों उस हाइड्रोजन के होंगे जिन पे Br नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि ये लोअर वैल्यूज़ हैं। हमें मालूम है कि जो ये हैलोजन है वो डी शील्डिंग करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, जिस वजह से यहाँ इस प्रोटॉन की डी शील्डिंग सबसे ज़्यादा हाई होगी। यहाँ पर जो Br जुड़ा हुआ है इसकी डी शील्डिंग इसके माइनस आई प्रभाव के द्वारा होगी जैसे कि यहाँ पर हो रही है, लेकिन यहाँ इसके साथ क्योंकि फिनाइल ग्रुप नहीं है रेजोनेंस के लिए और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो इसकी डी शील्डिंग जो है, इस CH2 की डी शील्डिंग थोड़ी कम होगी, इस CH की जो डी शील्डिंग है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा डी शील्डिंग हाई वैल्यू, कम डी शील्डिंग थोड़ी सी कम वैल्यू। तो हमने इन दोनों जो वैल्यूज़ है उनकी स्थिति यहाँ पर हमने फिक्स कर दी। दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो है 2.00 और 3.15 की, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेंजीन रिंग की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। तो इसकी इस हाइड्रोजन की इन हाइड्रोजन्स की डी शील्डिंग इसके तुलना में ज़्यादा होगी। यहाँ इसकी डी शील्डिंग हो रही है आमतौर पर 1.25 के आसपास इसका वैल्यू आना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये Br है, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो Br की वजह से यहाँ शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, डी शील्डिंग यहाँ पर भी हो रही है, डी शील्डिंग यहाँ पर भी हो रही है, इसकी 2 तरफ से हो रही है। यहाँ इसके द्वारा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पर
रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इधर की तरफ जा रहा है। तो दो जगह से इसकी डीशील्डिंग हुई है, इसकी डीशील्डिंग केवल एक जगह से एक ही दिशा में हो रही है। और यहाँ पर इस कार्बन पर भी डीशील्डिंग ज़्यादा इसलिए है क्योंकि C6H5 हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। कुल मिला के डीशील्डिंग अगर इस CH3 और इस CH3 और इस CH2 की हम देखते हैं तो यहाँ पर डीशील्डिंग, इस जगह पे डीशील्डिंग है ज़्यादा, इसमें डीशील्डिंग उसकी तुलना में कम है। और जहाँ ज़्यादा डीशील्डिंग है डेल की वैल्यू हाई, कम डीशील्डिंग डेल की वैल्यू उसकी तुलना में कम। तो इस तरह से सबसे पहले हमने जो डेल वैल्यूज़ को इसमें असाइन किया, उसके बाद हमने देखा कि कितने जो प्रोटॉन्स हैं एक एक पीक को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ 5.17 और यहाँ पर ये जो 2.00 है, ये जो है एक प्रोटॉन और ये 3 प्रोटॉन के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, 1H और 3H। यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स और 2 प्रोटॉन्स, 1:1 का रेशियो होगा पीक्स का, और 2 हाइड्रोजन इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1H 3H और 2H का रेशियो देखें तो यहाँ पर जो हमसे मांगा गया है 2:1:1:6 वो रेशियो यहाँ नहीं आ रहा है। तो क्योंकि इसमें 50% ये और 50% दोनों का बराबर माना गया है। हमें मालूम है कि जो 2 है वह 5.17 का है। अगर आप देखना चाहें तो इधर देख सकते हैं। देखिए ये जो 2 है वो 5.17 के लिए है, 6 जो है वो 2.00 के लिए है। इस बात को याद करते हुए चलिए इसको दोबारा सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको दुगना किया, इसके रेशियो को, इसके अनुपात को दुगना किया, 2 गुना किया, तो 1 की जगह 1 H की जगह यहाँ पर हो जाएगा 2H, 3 हाइड्रोजन की जगह हो जाएगा 6H। अब हमने दोबारा कोशिश की, इसको हमने आधा मतलब जितना पहले था उतना ही रखा है, इसको दुगना किया है तो इसके 2H और 2H ही रहेंगे, इसके 2H और 6H हो गए। अब भी अगर हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से तो इसमें 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, जो कि हमसे जो मांगा गया है 2:1:1:6 रेशियो के बराबर नहीं है। इसलिए फिर हमने इसको कैंसिल किया, दोबारा हमने उसको 4 गुना किया। अब हमने इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया यानी 4 गुना किया। 4 गुना करने पर तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 1 × 4 और 3 × 4 12, तो इसका 4 गुना 4 और 12 आ गए। उसको जितना था उतना ही हमने रखा है। अब हम देखते हैं कि अगर सबको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, सारे को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास रेशियो आएगी 2:6:1:1। ये रेशियो हमारे पास आ रही है। और ये 2 आ रहा है किसके लिए? 2 आ रहा है 5.17 के लिए। और ये जो साइड में ये जो 6 है ये आ रहा है 2.00 के लिए। और ये जो 1 और 1 है बाकी इन दोनों के लिए। तो उसका मतलब जब 4 गुना हमने कर दिया मेजर प्रोडक्ट को, तब जाके हमें ये रेशियो प्राप्त हुआ। अगर ऐसी बात है तो आंसर कौन सा होगा? आंसर देख रहे हैं यहाँ पर 4:1 इन्होंने पूछा था। A एंड B का रेशियो 4:1 है, जहाँ की A मेजर है और B माइनर है। तो इस वाले क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा काम करना था, लेकिन क्योंकि ये 4 मार्कर था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इतना हम कर ही सकते हैं, बट इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।